Hello students, back to Limitless Brain, Commerce का one stop solution where we study without limits and the today's topic for discussion is cash flow statement. तो चलिए करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट और सम्स. तो let's get started. In my last video, I talked about all the nitty-gritties of the cash flow statement. तब आज जब शुरू करेंगे हम लोग डायरेक्टली आ जाएंगे फॉर्मेट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट. अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में पहली बात जो हम लोग ने बोला है कि तीनों सोर्स से हम लोग का कैश फ्लो होता है, ये रिकॉग्नाइज्ड है. पहला वाला क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. दूसरे वाला क्या है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. और तीसरा और आखिरी वाला क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. अभी हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखेंगे किस किस सोर्स से हम लोग का पैसा आ रहा है और किस किस सोर्स से हम लोग वो पैसा को यूटिलाइज करें और आखिर में हम लोग का कैश पोजीशन क्या है बिजनेस में. तो शुरू करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट. ये फॉर्मेट समझना बहुत ही ज़रूरी है. अगर ये फॉर्मेट को अगर आप समझ ले तो सम करना 2 मिनट का काम हो जाएगा. तो शुरू करते हैं. तब पहले ही शुरू करते हैं हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट से. हम लोग का एक पर्टिकुलर कॉलम रहता है और 2 अमाउंट कॉलम रहता है. एक होता है इनर कॉलम और एक होता है फाइनल कॉलम. यही हम लोग का मेन कॉलम है और यहाँ पर हम लोग वर्किंग्स करने के लिए इनर कॉलम हम लोग यूज करते हैं. पहले जो एक्टिविटी से कैश आता है उसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. जब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज शुरू करेंगे पहले जो चीज हम लोग के यहाँ पर आएगा दैट इज नेट प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर. इसका मतलब इस साल में मेरा कितना प्रॉफिटेबिलिटी हुआ है, इस साल में मैंने कितना प्रॉफिट बनाया है, ये हम लोग का पहला चीज में आ जाएगा. जो पहला चीज आएगा वो है नेट प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर. अभी देखिए हम लोग कैसे समझ सकते हैं कि हम लोग ने इस साल में कितना प्रॉफिट बनाया है. कैसे समझ सकते हैं हम लोग समझ सकते हैं तभी जब हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस से हम लोग ओपनिंग बैलेंस को माइनस कर पाए. सोचिए मेरे घर में एक चावल का डिब्बा है, तो वो डिब्बा में हम लोग का साल के अंत में सोचो 2 केजी चावल है और हम लोग का अगर मंथ के शुरुआत में 40 केजी चावल रहा है तो हम लोग को कैसे समझ में आएगा हम लोग ने कितना चावल यूज किया है सारे साल में. हम लोग का क्लोजिंग बैलेंस जो है और ओपनिंग बैलेंस जो दोनों को कंपेयर करेंगे तो समझ में आ जाएगा. तो वैसे ही अगर नेट प्रॉफिट को समझने के लिए कैसे समझ पाएंगे कि मेरा पिछले साल मेरा कितना नेट प्रॉफिट था और मेरे इस साल कितना नेट प्रॉफिट है. अगर वो मैं कंपेयर कर पाऊँ तो मुझे पता चल जाएगा मैंने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है. वैसा ही हम लोग का अगर यहाँ पर निकालना है कि मेरे कितना नेट प्रॉफिट जनरेट किया है इस साल के लिए, तो वी यूज अ फॉर्मूला क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस. अभी जो नेट प्रॉफिट आएगा वो हम लोग इस कॉलम में बैठा देंगे. अभी नेट प्रॉफिट के साथ मैं 4 चीज और जोड़ूंगा जिसको आप लोग याद रखना पड़ेगा. अगर सम में ये चीज के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा तो ये 4 चीज आप झट से ऐड कर दीजिएगा. पहला चीज हम लोग जो ऐड करते हैं वो होता है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व या फिर रेवेन्यू रिजर्व. आप लोग भी मेरे साथ लिखते रहिए. तो ये जनरल रिजर्व या फिर रेवेन्यू रिजर्व में मैंने कितना ट्रांसफर किया है. सोचिए मुझे पता चलना चाहिए मैंने कितना ट्रांसफर किया. कैसे ट्रांसफर किया, कैसे मुझे पता चलेगा कि मैंने पूरा साल में कितना रुपीस ट्रांसफर किया है. सोचिए मेरा बैंक अकाउंट में साल का शुरू में था 2 लाख रुपए और साल के अंत में मेरा बैंक में है 3 लाख रुपए.
तो मुझे कैसे पता चलेगा मैंने बैंक में कितना पैसा डाला है, मैंने कितना पैसा ट्रांसफर किया है? मुझे ऐसे ही पता चलेगा अगर 3 लाख रुपए साल के खत्म में है, साल के अंत में 3 लाख रुपए है, साल के शुरू में अगर 2 लाख रुपए है, तो अगर वी आर सब्सट्रैक्टिंग 3 लाख से 2 लाख तो 1 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ है साल में। तो यहां पर भी वही क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस, ये फंडा में अगर आप लोग इसको डिडक्ट करेंगे, ये फंडा में अगर आप लोग इसको डिडक्ट करेंगे तब आपको मिल जाएगा व्हाट इज द ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अब इसके साथ और क्या ऐड करेंगे? अब इसके साथ और क्या ऐड करेंगे? इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड इसके साथ हम लोग ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड। अभी डिविडेंड 2 बार, मेनली 2 बार अनाउंस किया जाता है कंपनी में, जो हम लोग का टेक्सचुअली हम लोग पढ़ेंगे 2 बार, मिनिमम 2 बार। एक होता है फाइनल डिविडेंड और एक होता है इंटरिम डिविडेंड। ये 2 टाइप का डिविडेंड आप लोग का सिलेबस में आप लोग पढ़ेंगे। अब इंटरिम डिविडेंड जो साल के बीच में अगर डिक्लेयर किया, तो अगर साल के बीच में कुछ डिविडेंड डिक्लेयर करें उसको इंटरिम डिविडेंड बोलते हैं, और ऐसा कुछ डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो यहां पर उसको ऐड कर दीजिए। उसके साथ और क्या ऐड करेंगे? मैंने बोला तो 4 आइटम है, सबको आपको ऐड जोड़ना होगा। वो 4 आइटम में 2 आइटम हो गया और 2 आइटम होगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। अब ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन थोड़ा जानना पड़ेगा कि हम लोग कैसे ये प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हैंडल करेंगे। कैसे हैंडल करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को? देखिए, सोचिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये चीज का अगर टी शेप्ड एक लेजर बना लेते हैं तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस रहेगा, ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो इस तरफ आ जाएगा और सम में इसका क्लोजिंग बैलेंस भी दिया जाएगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो सम में इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया जाएगा। अभी प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में अगर बोला दिया कि इस साल का टैक्स इतना पेमेंट करना पड़ेगा, so the income tax paid for the year is this much. If this is mentioned in the question, if this is mentioned in the question that the income tax paid for the year is this much, then you will write over here to bank. This is the income tax paid for the year. This will be the income tax paid for the year. उसको हम लोग यहां पर लिखेंगे। अभी इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो बैलेंसिंग फिगर को हम लोग लिखेंगे बाई पीएल। ये है बैलेंसिंग फिगर, ये और कुछ नहीं, ये है टैक्स प्रोविजन मेड। टैक्स प्रोविजन मेड, ये प्रोविजन हम लोग ने बनाया है इस साल और पेमेंट इस साल इतना किया है। अब ये जो टैक्स पेमेंट हम लोग प्रोविजन बनाया है जो बाई पीएल में जाएगा, ये जो अमाउंट जो बाई पीएल में जाएगा, ये अमाउंट हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन में यहां पर लिखेंगे। ये अमाउंट जो बाई पीएल में होगा वो अमाउंट हम लोग यहां पर लिखेंगे। अभी कभी कभी एग्जामिनेशन में या फिर सम में उल्टा भी हो सकता है। कभी कभी सम में ये चीज आपको बोला दिया जाएगा कि व्हाट इज द टैक्स प्रोविजन इज मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो कभी कभी आपको सम में टैक्स प्रोविजन बोला दिया जाएगा, उसका मतलब आपको बाई पीएल बोला दिया जाएगा। द टैक्स प्रोविजन विल बी मेंशन्ड इन द सम, और आपका तब इनकम टैक्स पेड फॉर द ईयर जो ये वाला फिगर है, तब ये बन जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। तब ये बन जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। पूरा चीज वाइस वर्सा हो जाएगा। अगर ये दिया जाएगा
तो ये बन जाएगा आपका बैलेंस शीट फिगर इनकम टैक्स पेड, और अगर ये दिया जाएगा तो यहां पर ये वाला हो जाएगा आपका इनकम, ये वाला हो जाएगा टैक्स प्रोविजन फॉर द ईयर हो जाएगा आपका बैलेंस शीट फिगर। अब ये वाला अमाउंट जो होता है बाई पीएल वाला, ये आ जाता है हम लोग का ओपनिंग में, हम लोग ऐड कर देते हैं नेट प्रॉफिट के साथ। और जो टैक्स पेड है वो पार्ट को हम लोग ऑपरेटिंग में बाद में हम लोग ऑपरेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस कर देते हैं, वो भी हम मैं दिखाऊंगा कुछ मिनट बाद। ये हो जाता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। कभी कभी सम में इनकम टैक्स पेड फॉर द ईयर वो भी नहीं बोला दिया जाएगा, और प्रोविजन मेड फॉर द ईयर वो भी नहीं बोला दिया जाएगा। अगर सम में कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ मेंशन है कितना ओपनिंग बैलेंस है और क्लोजिंग बैलेंस कितना है, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तब ये जो ओपनिंग बैलेंस है, ये जो ओपनिंग बैलेंस है, ये जो पिछले साल का जो क्लोजिंग बैलेंस था, इस साल का मेरा ओपनिंग बैलेंस है, ये हो जाएगा मेरा इस साल का टू बैंक, और जो क्लोजिंग बैलेंस है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बन जाएगा मेरा प्रोविजन मेड फॉर द ईयर। तो सोचिए अगर सम में, तो सोचिए अगर सम में कुछ बोला नहीं दिया गया है, सिर्फ बोला गया है कि मेरा ओपनिंग बैलेंस है 10,000 रुपए और मेरा क्लोजिंग बैलेंस है 15,000 रुपए, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसको बना देंगे टू बैंक, दैट इज इनकम टैक्स पेड फॉर द ईयर, और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको बना देंगे द प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये चौथा आइटम है, वो क्या है, वो है द प्रोपोज डिविडेंड। अब ये प्रोपोज डिविडेंड क्या है, ये प्रोपोज डिविडेंड है मैं कितना डिविडेंड फाइनली मैं शेयर होल्डर्स को देने वाला हूं। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे चौथा में, तो हम लोग ऐड कर देते हैं प्रोपोज्ड डिविडेंड। ये प्रोपोज्ड डिविडेंड का जो चक्कर है दैट इज सिमिलर टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। इसको भी मैं एक टी शेप लेजर में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। प्रोपोज डिविडेंड अगर वो आया तो इसका भी एक ओपनिंग बैलेंस होगा और इसका भी एक क्लोजिंग बैलेंस होगा, इसका भी एक ओपनिंग बैलेंस होगा और इसका भी एक क्लोजिंग बैलेंस, इसका क्लोजिंग बैलेंस भी होगा। तो ओपनिंग बैलेंस जो होगा इट विल बी बाय बैलेंस कैरिड ब्रॉट डाउन, वो रहेगा यहां पर, और जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आएगा यहां पर टू बैलेंस कैरिड डाउन। अभी अगर पेपर में दिया गया है या फिर अगर मेरा क्वेश्चन में दिया गया है कि द डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो आ जाएगा टू बैंक, दैट इज प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वो यहां पर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में दिया गया क्या है, मेरा डिविडेंड पेड फॉर द ईयर, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर क्या होगा, तो मेरा बैलेंसिंग फिगर होगा बाय पीएल, दैट इज द डिविडेंड दैट आई एम प्रोपोजिंग, दिस इज द डिविडेंड व्हाट आई प्रोपोज एंड दिस इज द डिविडेंड व्हाट आई पे। सो ये पर यहां पर हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। अब उल्टा भी हो सकता है, सोचिए अगर सम में दिया गया हो, सोचिए अगर सम में दिया गया हो कि मेरा डिविडेंड इस साल इतना प्रोपोज हुआ है, दैट मीन्स द पीएल इज गिवन, बट व्हाट इज नॉट गिवन, द बैंक अकाउंट इज नॉट गिवन। सो अगर ये दिया गया आपको तो ये हो जाएगा आपको बैलेंस फिगर। अब अगर ये दोनों ही नहीं दिया गया इंफॉर्मेशन, सोचिए अगर सम में कितना प्रपोज हुआ है वो भी इंफॉर्मेशन नहीं है और कितना पेमेंट है उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इन सच अ केस व्हाट यू विल डू, टेक द ओपनिंग बैलेंस एज द डिविडेंड पेड फॉर द ईयर एंड टेक द क्लोजिंग बैलेंस एज द डिविडेंड प्रपोज्ड फॉर द ईयर।
तो पिछले वाला सम के जैसा ही अगर सोचिए यहां पर ये वाला इंफॉर्मेशन मेरे पास है 10 के और ये वाला इंफॉर्मेशन मेरे पास है 15 के, तो क्या हो जाएगा, ये जो 10 के है दैट विल बी पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड द अमाउंट 15 के दैट इज अ डिविडेंड प्रोपोज्ड ड्यूरिंग द ईयर। सो ऐसे हम लोग बैलेंस आउट कर रहे हैं। तो हम लोग ने क्या सीखा, तो यहां पर ओपनिंग बैलेंस दिया जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस दिया जाएगा, इसके साथ एक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा ईदर द डिविडेंड प्रोपोज्ड फॉर द ईयर और द डिविडेंड पेड फॉर द ईयर। जो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, जो उल्टा चौथा जो द फोर्थ एंट्री विल बी अ बैलेंसिंग फिगर, और बैलेंसिंग फिगर जो आएगा, जो पीएल वाला चीज आएगा, जो पीएल वाला इंफॉर्मेशन होगा, रिपीट, जो पीएल वाला चीज आएगा वो यहां पर ऐड हो जाएगा। और जो बैंक से 10 के रुपीज होगा, लाइक जो 2 बैंक जो अमाउंट रहेगा, ये 2 बैंक वाला चीज ये डायरेक्टली फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाकर माइनस हो जाएगा। मैं हर चीज दिखाऊंगा। तो ये वाला जो बाई पीएल रहेगा वो ऑपरेटिंग में आएगा, और ये जो 2 बैंक रहेगा 10 के वो फाइनेंसिंग में जाकर माइनस हो जाएगा। तो हम लोग एक के बाद एक करके आते हैं। तो प्रोपोज डिविडेंड तक हो गया मेरा। तो जैसे कि मैंने बोला था, नेट प्रॉफिट के साथ में ये 4 आइटम जोड़ दूंगा। वो 4 आइटम क्या क्या है, तो रिपीटिंग अगेन, पहला चीज आएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व और रेवेन्यू रिजर्व, नेक्स्ट आएगा प्रोपोज डिविडेंड, थर्ड इंटरिम डिविडेंड, फोर्थ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये 4 चीज को हम लोग जोड़ देंगे, और ये जोड़ देने के बाद जो टोटल अमाउंट आएगा वो हम लोग ये आउटसाइड कॉलम में रखेंगे। नाउ वी विल एडजस्ट द नॉन कैश and non-operating expenditures after we are adjusting that 4 entries what I said. अब ये नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है क्या? नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स जिसके लिए मेरा एक्चुअली कुछ पैसा निकलता नहीं है बिजनेस के लिए, पर उसके लिए मेरा प्रॉफिट से कटा जाता है, पर उसके लिए एक्चुअली मेरा कोई भी कैश नहीं निकलता है। दैट इज मैच्ड अगेंस्ट माई रेवेन्यू, बट उसके लिए मेरा कोई भी पैसा बिजनेस से निकलता नहीं है। जैसे कि डेप्रिसिएशन, जैसे कि एमोटाइजेशन ऑफ माई गुडविल, ये चीज हो जाता है मेरा नॉन कैश एक्सपेंडिचर। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स आर दोज एक्सपेंडिचर्स विच डोंट फॉर्म अ कोर पार्ट ऑफ माई बिजनेस। सोचिए मेरा बिजनेस के अगेंस्ट में कोई लॉ सूट है, सो आई हैव टू फाइट अगेंस्ट द लॉसूट। तो उसके लिए मेरा कुछ खर्चा हुआ है, तो वो क्या मेरा कोर बिजनेस का पार्ट है? नहीं, ये खर्चा मेरा कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ये बन जाता है मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। सोचिए मेरा इन्वेंट्री राइट ऑफ हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। सोचिए मेरा बिजनेस में एक पुराना एसेट था, वो एसेट मैंने बेचा है, बेचने के समय मुझको एक लॉस हो गया। ओके, तो ये क्या मेरा ऑपरेटिंग बिजनेस का पार्ट है? इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई कोर बिजनेस। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई कोर बिजनेस, ये हो जाता है मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। और सोचिए मैंने एक लोन लिया है मार्केट से, वो लोन में मुझे इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, ये इंटरेस्ट मेरा पार्ट है मेरा कोर बिजनेस का? नहीं, मेरा बिजनेस का कोर पार्ट नहीं है, तो ये बन जाता है मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स। तो दीज आर द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स and what I told about the non-cash expenditures. So this non-cash expenditures and non-operating expenditures are required to be adjusted now. तो देख लेते हैं कैसे हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं। सो हम लोग लिखेंगे एडजस्टमेंट फॉर, हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट फॉर non-cash and non-operating expenditures. एक्सपेंसेस, अच्छा इनकम भी हो सकता है, इसलिए मैंने इनकम में लिख लिया। अब इसमें क्या क्या आएगा, सोचिए पहला डेप्रिसिएशन, पहला आ गया मेरा डेप्रिसिएशन। दूसरे जैसे मैंने बोला एमोटाइजेशन भी हो सकता है। तीसरा कोई इंटरेस्ट और डेट, ये भी हो सकता है। ये हो गया मेरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट ऑन डेट्स। अभी और क्या हो सकता है, जैसे कि मैंने बोला मैंने कोई पुराना फिक्स्ड एसेट है, वो फिक्स्ड एसेट बेचा, लॉस हो गया,
तो अगर लॉस हो जाए तो उसको भी मैं ऐड करूंगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। सोचिए मेरा कोई प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, आई हैव रिटन ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मैं ये लिखूंगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटन ऑफ, ये भी आ जाएगा। तो ऑल जो चीज यहां पर इनकम में आएगा वो चीज को हम लोग माइनस करते जाएंगे। जैसे हम लोग नॉन कैश एक्सपेंडिचर नॉन ऑपरेशन को ऐड बैक किया, तो ये चीज को हम लोग लेस करते जाएंगे। क्या क्या चीज? रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, या फिर सोचो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर्स और फिक्स्ड एसेट्स। तो लिख लेते हैं भाई यहाँ पर पहला क्या क्या माइनस हो सकता है। पहले होगा इंटरेस्ट इनकम, नेक्स्ट रेंटल इनकम, नेक्स्ट डिविडेंड इनकम, एंड लास्ट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो अभी मैं जितना भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर, जितना भी नॉन कैश इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, नॉन ऑपरेटिंग इनकम जितना भी हो, मैंने प्लस माइनस कर लिया, और इसका जितना भी बैलेंस आएगा, ये प्लस माइनस करने के बाद, ये प्लस माइनस करने के बाद जितना भी बैलेंस आएगा, जितना भी बैलेंस आएगा, ये प्लस माइनस करने के बाद इसको हम लोग आउटर कॉलम में रखेंगे, और इसको ये जो आउटर कॉलम में जो आया है उसको हम लोग ऐड करेंगे विथ द प्रीवियस 5 आइटम्स जो आपको मैंने बोला था, याद कीजिएगा। नेट प्रॉफिट के साथ मैंने क्या क्या चीज ऐड किया? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये 4 तो चीज मैंने ऐड किया था और उसको आउटर कॉलम में रखे थे। उसके साथ ये वाला चीज को हम लोग एडजस्ट करेंगे। अब एडजस्ट करने के बाद जो चीज निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो। अभी ये कैश फ्लो, ये जो कैश फ्लो है जो हम लोग ऐड करने के बाद, ये एडजस्टमेंट करने के बाद, प्रीवियस 4 आइटम के साथ जो एडजस्टमेंट करने के बाद जो भी हम लोग को मिलेगा वो हम लोग क्या करेंगे, ये ऐड करने के बाद इसके एक नाम देंगे, वो होगा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसका मतलब वर्किंग कैपिटल चेंज होने के आगे ये मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है। अभी वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या आइटम होने वाला है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या, देयर आर मेन 4 कंपोनेंट्स जो चेंज हो सकता है। अभी वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, and how the change in working this current assets and current liabilities, how it can have an impact on the working capital, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी इसको याद रखने के लिए मैं एक छोटा सा चीज बोलूंगा, वो है प्लस DAIL, दैट इज प्लस डेल। इसको याद रखिएगा। अब प्लस डेल होता क्या है? वर्किंग कैपिटल में हम लोग अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स होता है, अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं, और अगर लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, आई रिपीट, अगर करंट लायबिलिटीज, अगर ये चीज इंक्रीजेस हो जाता है, इफ दिस थिंग्स इंक्रीजेस, तो भी हम लोग ऐड करते हैं। तो हम लोग क्यों, करंट एसेट्स घटता है तो हम लोग क्यों ऐड करते, और अगर मेरा करंट लायबिलिटीज बढ़ जाता है हम लोग क्यों उसको भी ऐड करते हैं? इसके पीछे लॉजिक क्या है?
इसके पीछे यही लॉजिक है कि सोचो मेरा बैलेंस शीट में लास्ट साल मेरा डेटर मेरा करंट एसेट्स है, मेरा डेटर था 50,000 लास्ट ईयर का बैलेंस शीट में, और इस साल का बैलेंस शीट में मेरा डेटर सोचो है 20,000। इसके मतलब मेरा डेटर घट गया है, पिछले साल से इस साल घट गया है। अब मुझे खुशी होना चाहिए कि मुझे दुखी होना चाहिए? मुझे ऑब्वियसली खुशी होना चाहिए, इसका मतलब मेरा डेटर ने मुझे पेमेंट किया है। माई डेटर हैज पेड मी 30,000। So when my debtor has paid me 30,000, that means there is an inflow of cash. इसका मतलब कैश आया है। अभी अगर मेरा लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज हट से बढ़ जाए, सोचो मेरा क्रेडिटर लास्ट साल था 30,000 और मेरा क्रेडिटर इस साल है 40,000, मेरा सन्ड्री क्रेडिटर्स 10,000 बढ़ गया है। इसके मतलब मेरा करंट लायबिलिटीज 10,000 बढ़ा है। इफ माई करंट लायबिलिटीज हैव गॉट हाइक बाय 10,000, आई हैव टू एड इट। व्हाई आई एम एडिंग इट? बिकॉज मुझे क्रेडिटर ने और पैसा उधार दिया है। अगर मुझे क्रेडिटर और पैसा उधार दिया है, उसके मतलब मेरा कैश इनफ्लो हुआ है, मुझे कैश इनफ्लो आया है। सो इफ there is an increase in current liabilities or if there is a decrease in current assets, I have to add it with this concept कि मेरा पैसा आया है। इसलिए मैंने बोला प्लस डेल, DAIL, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। सो अगर प्लस डेल हो रहा है, D stands for decrease, A stands for assets, I stands for increase, L stands for current liabilities। तो अगर मेरा प्लस डेल हो रहा है तो उसका वाइसी वर्सा माइनस हो जाएगा। तो अगर डिक्रीज इन एसेट्स को हम लोग प्लस कर रहे हैं, एसेट मतलब करंट एसेट्स, अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स को हम लोग प्लस कर रहे हैं तो हम लोग क्या माइनस करेंगे? अगर इंक्रीज हो गया मेरा करंट एसेट्स, उसको माइनस करेंगे, और अगर मेरा करंट लायबिलिटी घट गया तब उसको भी माइनस करेंगे। कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट, आउटफ्लो और इनफ्लो का कॉन्सेप्ट। सोचो मेरा पिछले साल का मेरा डेटर का बैलेंस था 50,000, इस साल का मेरा डेटर का बैलेंस है 80,000, तो मेरा करंट डेटर्स बढ़ चुका है, मेरा करंट एसेट्स बढ़ चुका है। इसके मतलब मैंने और उधार दिया, इसके मतलब मेरा कैश आउटफ्लो हुआ है बिजनेस से। और अगर मेरा कोई भी करंट लायबिलिटी झट से घट जाता है, इसका मतलब क्या है? सोचो मेरा क्रेडिटर था, पिछले साल 80,000, मेरा इस साल का क्रेडिटर है 50,000। मेरा क्रेडिटर का पिछले साल था 80,000, इस साल का 30,000। इसके मतलब मैंने क्रेडिटर को पेमेंट किया है, मैंने क्रेडिटर को पैसा दिया, और ये बोझ घट जाने का मतलब यही है मैंने मेरे करंट लायबिलिटीज को पे ऑफ किया है। इसका मतलब मेरा पैसा मेरा बिजनेस से, मेरा कंसर्न से बाहर गया है। दैट मीन्स देयर इज आउटफ्लो ऑफ कैश। इसलिए हम लोग ये चीज को माइनस करेंगे। तो अगर आप लोग प्लस DAIL याद रखते हैं तो उसका जो ऑपोजिट होगा वो हम लोग माइनस करेंगे। और ये एडजस्टमेंट के बाद, दैट मीन्स इफ आई एड ऑन द current assets, decrease in current assets, increase in liabilities, and subtract the decrease in current liabilities and increase in current assets, ये एडजस्टमेंट होने के बाद जो मुझे नेट फिगर मिलेगा दैट बिकम्स माय कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। तो वो बन जाता है मेरा कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी जैसे कि मैंने बोला है कि ये कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसको हम बाहर रखेंगे।
इसके साथ क्या क्या ऐड करेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स प्लस इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। जैसे कि मैंने बोला है, आई एम कोटिंग दिस टू टर्म्स एज प्लस DAIL, ये चीज थोड़ा याद रखिएगा। तो अगर ये चीज को याद रख रहे हैं तो इसका जस्ट ऑपोजिट जो चीज होगा, इसका जस्ट ऑपोजिट जो चीज होगा, दिस डिक्रीज इन एसेट को हम लोग अगर ऐड कर रहे हैं तो अगर वो एसेट बढ़ जाता है, वो अगर एसेट में इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। सिमिलरली अगर देयर इज इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज तो उसको हम लोग अगर ऐड कर रहे हैं तो अगर करंट लायबिलिटीज में डिक्रीज हो जाएगा तो उसको हम लोग माइनस करेंगे। ये चारों चीज को एडजस्ट करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, जो भी फिगर हम लोग को मिलता है, वो फिगर के साथ अगर पिछले फिगर को ऐड करेंगे तो यहाँ पर एक फिगर आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अभी कैश फ्रॉम ऑपरेशंस के साथ हम लोग याद रखिएगा, मैंने जब प्रोविजन फॉर टैक्स सिखाया था लेजर फॉर्म में, तो मैंने बोला था कि टू बैंक जो अमाउंट आता है वो है टैक्स पेड फॉर द ईयर। ये इंफॉर्मेशन आपको आपका एडजस्टमेंट पे या फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन में मिला जाएगा। ये जो इंफॉर्मेशन दिया जाएगा अबाउट द टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये हम लोग को यहां से माइनस कर देंगे एज टैक्स पेड। ये इंफॉर्मेशन हम लोग यहां से माइनस कर देंगे एज टैक्स पेड। तो अगर हम लोग यहाँ से टैक्स पेड को माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये फिगर पॉजिटिव आया है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर ये फिगर नेगेटिव में आता है तो हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, नहीं हम लोग यहां पर लिखेंगे यूज्ड इन। तो अगर पॉजिटिव फिगर आता है तो हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और अगर नेगेटिव फिगर आता है तो हम लोग लिखेंगे कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये चीज को आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये टैक्स पेड जो है इंफॉर्मेशन, ये आप लोग को सामने दिया जाएगा। अगर सामने ना दिया गया हो तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट खोल के, जैसे मैंने की सिखाया है सब के शुरुआत में, वो प्रोसीड्यूर को फॉलो करके आपको टैक्स पेड निकालना पड़ेगा। वो उसके लिए थोड़ा रिवाइंड बैक भी कर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, वैसे टैक्स पेड का फिगर निकल जाएगा। जो टैक्स पेड को आप कैश फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये हो जाता है मेरा सम का पार्ट ए, ये हो जाता है मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट ए। अभी जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। आफ्टर द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वी कम टू द दूसरा पार्ट ऑफ द सम, दैट इज द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब ये इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज है क्या, इसको मैंने पिछले वीडियो में पूरा क्लियरली समझाया है, फिर मैं छोटा से बोल देता हूं। अगर सोचिए मैंने मेरा बिजनेस में कुछ रिसोर्सेज में इन्वेस्ट किया हो जिससे मुझे फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, वो हो जाता है मेरा कैश फ्लोज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसमें क्या आएगा कि मैंने कितना इन्वेस्ट किया है इन डिफरेंट रिसोर्सेज, इन डिफरेंट एसेट्स, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट वेंचर्स, दैट विल बी टेकन इनटू ग्रांटेड ओवर हियर। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहां पर पहले हम लोग देखेंगे किस किस वे से मेरे पास पैसा आता है। पहले सोचिए मेरे पास एक फिक्स्ड एसेट है, वो फिक्स्ड एसेट को मैंने बेचा है। सो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इससे मेरे पास पैसा आ सकता है। मेरे पास कुछ इन्वेस्टमेंट था, वो इन्वेस्टमेंट मैंने बेच दिया है, वहां से मेरे पास पैसा आ सकता है। सो आई एम राइटिंग प्रोसीड्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। और किससे आ सकता है, सोचिए मेरे पास कुछ इंटेंजिबल एसेट हो, जैसे कि गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, मैंने वो भी बेच दिया, तो वो भी आ जाएगा प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ द इंटेंजिबल्स। तो जो भी आएगा उसको हम लोग ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि इससे मेरे पास पैसा आ रहा है, इसलिए हम लोग ऐड करेंगे। अब सोचिए मैंने जो भी दिखाया यहाँ पर खर्च, जो मेरे पास पैसा आया है,
और एक तरीका से मेरे पास पैसा आ सकता है। सोचिए मेरे बिजनेस के पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा हो, आई डोंट वांट टू कीप दैट मनी आइडल, आई हैव इन्वेस्टेड इन दैट इन अ शेयर ऑफ अदर कंपनीज, वहां से मुझको इंटरेस्ट मिला हो, वहां पर मुझसे डिविडेंड मिला हो, ये जो इनकम होता है ये भी हम लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। सोचिए मेरे पास पैसा है, वो पैसा मैंने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, वहां से मेरा फिक्स डिपॉजिट मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, वो इंटरेस्ट भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो भी हम लोग यहां पर ऐड कर देंगे। अब माइनस क्या होगा, जब मेरे पास कैश निकल जाएगा मेरे बिजनेस से, वही यहां पर माइनस होगा। अब कौन कौन तरीके से मेरे बिजनेस से पैसा निकल सकता है? पहला तरीका क्या हो सकता है, सोचो मेरे पास फिक्स एसेट्स है, मैंने फिक्स एसेट को बेच दिया, तो अगर बेच दिया तो मेरे पास पैसा आ रहा है। अगर उल्टा चीज क्या हो सकता है, मेरे पास फिक्स एसेट नहीं है, मैं और खरीद रहा हूं, तो when I'm going to buy fixed assets, I am actually giving a chance of cash outflow, बस कोई मुझे फ्री में नहीं देगा। तो when I'm going for a purchase of fixed assets, पैसा निकल जाएगा। अब जब मैं बेचूंगा मेरे पास पैसा आएगा, अब जब मैं खरीदूंगा मुझको तो पैसा देना पड़ेगा। सो इन केस ऑफ परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स पैसा निकल जाएगा, और पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो और शेयर्स खरीदेंगे, या फिर सोचो और फिक्स डिपॉजिट बनाएंगे तो मेरा पैसा निकल जाएगा। So when I am making more investments, when I'm purchasing more investments. Next, when I am actually purchasing a lot of copyrights, patents, intangibles, माइनस हो जाएगा, तो यहां पर माइनस हो जाएगा ये सब आइटम। ये जो आइटम्स है उसको एडजस्टमेंट करने के बाद जो पैसा आएगा यहां पर, वो होगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड एक्टिविटीज। अगर हम लोग पैसा बनाया है, अगर ये फिगर पॉजिटिव आया है तो यहां पर फ्रॉम होगा, और अगर ये फिगर माइनस में आता है, अगर ये फिगर माइनस में आता है तो पूरा उल्टा चीज होगा, हम लोग लिखेंगे यूज्ड इन। तो माइनस होगा तो यूज्ड इन लिखेंगे, अगर पॉजिटिव होता है तो फ्रॉम लिखेंगे। वो करेंगे तो हम लोग को ये फिगर मिल जाएगा। आफ्टर द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, वी कम टू द थर्ड एंड लास्ट पार्ट, दैट इज कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन्वेस्टर्स को ये आइडिया देता है, कि एक प्रॉपर इंसाइट देता है कि भाई तुम्हारा बिजनेस का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे तुमने मैनेज किया, हाउ वेल मैनेज द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ योर बिजनेस इज। दिस पार्ट actually is much more focused on the company equity, company's debt and the company's long-term borrowings. Now, इसको अगर थोड़ा और अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे तो ये पार्ट से, ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का ये जो पार्ट होगा, दैट इज कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इससे हम लोग को पता चलेगा कि व्हाट इज द नेट फ्लो ऑफ कैश in the business which is affecting the funds which are used for the capital structure of the business। और भी इसी तरीके से हम लोग चीज को बोल सकते हैं कि this part of this statement of the cash flow statement gives us an idea that what is a net cash required to fund your company's capital structure। तो ये हम लोग सीखेंगे अभी। पहले बात, यहां पर क्या क्या आइटम आने वाला है। पहला बात, अगर मेरा बिजनेस में कोई भी
इशू किया है, शेयर्स इशू हुआ है, फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स हुआ है, तो हम लोग उसका ऐड करेंगे। क्यों ऐड करेंगे? बिकॉज अगर फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स होता है उससे हमारा बिजनेस में पैसा आता है, तो हम लोग लिखेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। वैसे ही अगर मेरा बिजनेस में मैंने कोई डिबेंचर इशू किया है या फिर मैंने एक लोन लिया है, तो वो भी यहां पर आ जाएगा एज प्रोसीड्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म डिबेंचर्स और लोन। ये दो चीज से मेरे पास ये फाइनेंशियल एक्टिविटी में पैसा आ सकता है। अब किस किस चीज से मेरा पैसा जा सकता है मेरा यहां से? पहले अगर सोचो मैंने कोई भी लोन को, मैंने जो लोन लिया था वो लोन को मैं रीपेमेंट करने जा रहा हूं, सो रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग, तो इससे मेरा नेगेटिव हो सकता है, मेरा पैसा निकल सकता है। और किससे? सोचो मेरे पास डिबेंचर था, वो डिबेंचर को मैं रिडीम करने जा रहा हूं, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स भी हो सकता है। मेरा पैसा इसमें बिजनेस से निकलता है, तो ये भी हमको माइनस करना पड़ेगा। और क्या हो सकता है? सोचिए मेरा इंटरिम डिविडेंड का बात बोला था ओपनिंग में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जिसको हम लोग ऐड किए थे। अब इंटरिम डिविडेंड पैसा मेरा बिजनेस से जा रहा है, तो यहां पर हम लोग इसको माइनस करेंगे। तो याद रखिएगा इसका डुओ इफेक्ट होगा। पहला इफेक्ट जो होगा वो ऑपरेटिंग में ऐड होगा, सेकेंड इफेक्ट ये फाइनेंसिंग में माइनस होगा। सिमिलरली अगर डिविडेंड मैंने बोला है कि प्रोपोज डिविडेंड जो बाई पीएल पोर्शन था प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट में, मैंने उसको ऑपरेटिंग में ऐड किया था, बाई पीएल का पोर्शन। अब जो टू बैंक है दैट इज अ डिविडेंड पेड फॉर द ईयर, वो पार्ट यहां पर माइनस होगा एज फाइनल डिविडेंड पेड। इसका इंफॉर्मेशन मुझे प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट से मिलेगा, इसका इंफॉर्मेशन मुझे प्रोपोज डिविडेंड लेजर से मिलेगा, जिसको मैंने पूरी तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी सिखाने के समय मैंने लेजर टांग के सिखाया है। वहां से मुझे जो टू बैंक होगा दैट इज अ फाइनल डिविडेंड पेड फॉर द ईयर। इसके साथ और क्या चीज हो सकता है? सोचो मैंने डिबेंचर लिया था, डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो जो इंटरेस्ट का पैसा, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, वो जो होगा वो भी फाइनेंस एक्टिविटी में आकर माइनस हो जाएगा। सो ऑन एडिंग ऑल दिस आइटम्स एंड सब्सट्रैक्टिंग द आउटफ्लोज, financial activity outflows, what I will get is the cash flow from the financing activity. इसको हम लोग बाहर रखेंगे। ये हो जाता है हम लोग का पार्ट सी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ पार्ट ए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ पार्ट बी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ पार्ट सी। अब ये तीनों को, अगर तीन एक्टिविटीज, ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये तीनों को हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग को मिलेगा नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम ऑल द थ्री एक्टिविटीज। सो नेट कैश जनरेटेड अगर पॉजिटिव फिगर आया तो जनरेटेड, अगर नेगेटिव फिगर आया तो यूज्ड इन। जनरेटेड अगर पॉजिटिव फिगर आया, अगर मैंने नेगेटिव फिगर आया तो यूज्ड इन। कैश नेट कैश जनरेटेड इन द ईयर, ये वाला क्या होगा? ये
पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी को, तीनों पार्ट को जोड़ के मेरे पास आएगा। पार्ट ए प्लस पार्ट बी प्लस पार्ट सी, वो हम लोग यहाँ पर रखेंगे। अब सोचिए, मैं अगर ये चीज आपको बोलूं कि मेरा बैंक में 1 लाख रुपए का बैलेंस मैंने इस बार हुआ है मेरा, और इसके साथ और एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि मेरा ओपनिंग बैलेंस 50,000 था, तो मैंने इस साल कितना, मेरा बैलेंस कितना बढ़ा, 1 लाख रुपए, और मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, 50,000। तो मेरा इस साल का 1 लाख और मेरा ओपनिंग का 50,000, ये दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा भाई मेरा बैंक में कितना पैसा है, मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 1.5 लाख रुपया। 1 लाख मैंने इस साल जोड़ा और 50,000 मेरा ओपनिंग का, ये दोनों को अगर मैं एक साथ जोड़ूं तो मुझे मिल जाता है मेरा क्लोजिंग बैलेंस। सिमिलरली मुझे मिल गया मेरा नेट कैश व्हाट आई हैव जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। इसके साथ मैं अगर मेरा ओपनिंग, इसके साथ मेरा ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मेरा कैश इक्विवेलेंट को जोड़ू। अब कैश इक्विवेलेंस क्या है? अभी कैश इक्विवेलेंस क्या है? कैश इक्विवेलेंस is the items which is not actually cash but which is as liquid as cash. सोचे मेरा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, सोचे मेरा ट्रेजरी बिल्स, ये सब मेरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स है। अगर मैं चाहूँ आज जाकर मैं मार्केट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेच के मैं पैसा ले आ सकता हूँ। These are the assets which are with me but which is as liquid as cash, इसलिए हम लोग इसको कैश इक्विवेलेंस बोलते हैं। सो अगर हम लोग नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर, इसके साथ अगर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस को ऐड कर दे, जो आता है वो होता है क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यही है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में आपका क्लोजिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग और क्लोजिंग कैश बैलेंस आपको दिया जाएगा। ये दोनों ऐड करके जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, इफ इट मैचेस विद द क्वेश्चन पेपर्स डिजिट्स, देन यू कैन अंडरस्टैंड द सम व्हाट यू हैव डन इज करेक्ट। सो लेट्स टेक अ सम एंड डू दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट। अगर हम लोग एक सम ये स्टेटमेंट के ऊपर बैठा कर करें तो हम लोग को ये पूरा स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स टेक अ सम। So students, let us start with our first sum. सम को थोड़ा ध्यान से देखिए। सम का पहला ये आइटम है शेयर कैपिटल। मेरा पिछले साल दैट इज 31 मार्च 2018 का बैलेंस कितना दिया गया है? पिछले साल का बैलेंस है 4 लाख रुपए, और मेरा इस साल का दैट इज 31/3/2019 दैट इज अ करंट ईयर, मेरा कितना बैलेंस दिया गया है? मेरा करंट ईयर का बैलेंस है 5 लाख रुपए। इसके मतलब पिछले साल 4 लाख बैलेंस था, इस साल मेरे 5 लाख का बैलेंस हुआ है शेयर कैपिटल। इसका मतलब मैंने शेयर इशू किया है मार्केट में। अगर मैंने शेयर इशू किया है मार्केट में, मैं इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में बाद में लूंगा। दूसरा आइटम है मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये आइटम को भी बहुत ही कैटेगरिकली दिया गया है सम के बाद में नोट्स टू अकाउंट्स में, जहां पर ये आइटम का अंतर 3 तो सब डिविजन है। वन इज प्रॉफिट एंड लॉस, द सेकेंड वन इज द जनरल रिजर्व एंड थर्ड वन इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। बैलेंस देख के पता चलता है यहां पर बैलेंस बड़ा है। पिछले साल का बैलेंस था 3,40,000, इस साल का बैलेंस है 4,28,000। So there is a remarkable increase in the balance. तीसरा आइटम है मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो है मेरा बैंक लोन। अगर आप लोग यहाँ पर प्रॉपरली देखेंगे, बैंक लोन में भी इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब आई हैव टेकन बैंक लोन ऑल्सो। तो यहाँ पर भी मेरा कैश इनफ्लो हुआ है। अभी कितना इनफ्लो हुआ है? मेरा पिछले साल का बैलेंस था 2,10,000 और मेरा इस साल का बैलेंस है 2,40,000। इसका मतलब 30,000 का एडिशनल लोन मैंने लिया है, जिसको मुझे फाइनेंशियल एक्टिविटी में दिखाना पड़ेगा। थर्ड आइटम होता है मेरा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स। ट्रेड पेबल्स में बैलेंस बढ़ा है। देखिए
बैलेंस मेरा पिछले साल जितना था मेरा इस साल का बैलेंस बढ़ा है. So if there is an increase in the trade payables or my current liabilities, that means there is an increase in current liability. So we have to add that in working capital changes. Please, I will do this. I will do each and every item. Please keep it in mind. I am explaining the sum. Next आ जाता है मेरा provision for taxation. वहां पर भी एक लेजर बनाना पड़ेगा, पर पहले हम लोग देख लेते हैं हर एक इंफॉर्मेशन टू इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट आ जाता है मेरा एसेट्स पोर्शन. एसेट्स पोर्शन में भी देयर इज अ रिमार्केबल इंक्रीज इन द प्लांट्स एंड इक्विपमेंट. वी हैव टू टेक दैट इनटू कंसीडरेशन व्हेन वी आर सॉल्विंग द सम. उसके बाद आता है मेरा करंट एसेट्स. करंट एसेट्स में 3 आइटम दिया गया है. कौन कौन 3 आइटम? द फर्स्ट इज द इन्वेंट्रीज, द सेकेंड वन इज डेटर्स and third one is cash and cash equivalents. अब जो cash and cash equivalents है उसको हम लोग लास्ट में ट्रीट करेंगे, पर हम लोग को यहाँ पर मेन 2 चीज के ऊपर हम लोग को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, वो है इन्वेंट्रीज एंड डेटर्स. अभी आप अगर देखेंगे तो इन्वेंट्रीज मेरा पिछले साल जो था और मेरा इस साल जो है वहां पर 20,000 का इन्वेंट्रीज में इंक्रीमेंट हुआ है. सो अगर 20,000 रुपए का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसके मतलब हम लोग ये इंक्रीज को माइनस करेंगे, क्योंकि करंट एसेट्स अगर बढ़ते हैं तो हम लोग माइनस करते हैं. नेक्स्ट कम्स टू द ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब मेरा डेटर्स, मुझे जिससे पैसा मिलेगा. देयर यू कैन सी ऑल्सो दैट देयर इज अ इंक्रीज इन डेटर्स. पहले था 80,000, अब हो गया 95,000. देयर इज अ इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स और डेटर्स. इसके मतलब मेरा करंट एसेट्स बढ़ा है. इफ माय करंट एसेट्स आर इंक्रीजिंग बाय दैट फॉर्मूला ऑफ प्लस डायल, आई विल गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड आई विल रिड्यूस द अमाउंट. यहाँ पर मेरा करंट एसेट्स बढ़ रहा है, इसके मतलब देयर इज अ फर्दर आउटफ्लो ऑफ कैश, एंड दैट इज व्हाई वी विल रिड्यूस दिस इन द वर्किंग कैपिटल चेंजेस. Because by the Plas Dial theorem, it is going the opposite. The last one is the cash and cash equivalents. एक opening balance दिया गया है और एक closing balance दिया गया है. अब coming to the adjustments one by one. Adjustment में देखिए, पहले दिया गया है dividend paid for the year. इसका मतलब इस साल कितना डिविडेंड पे आउट हुआ है, कितना डिविडेंड पे किया हो मैंने, वो मुझे इंफॉर्मेशन दिया गया है. इन द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन मुझे बोला गया है कि एक कंपनी का प्लांट एंड इक्विपमेंट है जिसको कंपनी ने 32,000 में बेचा है, जिसका रिटर्न वैल्यू 20,000 है. और क्या बोला गया है कि कंपनी ने टोटल डेप्रिसिएशन उस साल में कितना चार्ज किया है. ये हो जाता है मेरा एडजस्टमेंट नंबर 2. कमिंग टू द थर्ड एडिशनल इंफॉर्मेशन. द थर्ड इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन. मैंने बैंक लोन लिया था, उसमें इंटरेस्ट पे करना है, तो कितना इंटरेस्ट पे किया उसका इंफॉर्मेशन. द फोर्थ आइटम टॉक्स अबाउट द इनकम टैक्स व्हाट आई हैव पेड ड्यूरिंग द ईयर. अब ये पूरा सम को हम लोग पूरा फॉर्मेट में बैठाएंगे जैसे कि हम लोग ने सीखा है. अभी सम का शुरू में ही आ जाएगा मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. सो लेट्स स्टार्ट द सम विद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. पहले क्या आएगा? नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड. इसमें मेरा तरीका है कि यू विल डू क्लोजिंग बैलेंस माइनस द ओपनिंग बैलेंस. तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है? क्लोजिंग बैलेंस है 1,48,000 रुपीज और मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था? 1,10,000 रुपीज. तो ये दोनों को दैट इज 1,48,000 रुपीज माइनस 1,10,000 रुपीज, अगर आप लोग ये करेंगे आप लोग को नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर मिल जाएगा. अब जो नेक्स्ट आइटम आता है वो है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. अगर आप लोग सम का नोट्स टू अकाउंट्स देखेंगे आप लोग को क्या मिलेगा कि मेरा जो बैलेंस है जनरल रिजर्व का पिछले साल का वो है 1,80,000 और इस बार का अंत में मेरा बैलेंस है 2,20,000. तो मैंने कितना ट्रांसफर किया? 2,20,000 माइनस 1,80,000 दैट इज 40,000. कमिंग टू द थर्ड आइटम जो मैंने बोला था
इंटरिम डिविडेंड, ये सम में इंटरिम डिविडेंड कहीं पर भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड नहीं लेंगे। अब ये नेक्स्ट आइटम क्या होगा? नेक्स्ट आइटम होगा प्रोपोज डिविडेंड। तो देखते हैं सम में प्रोपोज डिविडेंड के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दिया है क्या नहीं। तो अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा सम में, देखिए प्रोपोज डिविडेंड क्या दिया गया है। सम का एडजस्टमेंट में दिया गया है कि डिविडेंड पेड फॉर द ईयर 40,000, और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है हम लोग के पास। ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है, कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है। हाउ टू वी हैव टू सॉर्ट दिस आउट? एक प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट बना लीजिए, एक प्रोपोज डिविडेंड अकाउंट बना लीजिए। तो कितना मैंने पे किया है प्रोपोज डिविडेंड इस बार, कितना डिविडेंड पे किया है? 40,000। तो लिखेंगे टू बैंक 40,000। तो अगर मैं 40,000 इस बार पेमेंट कर रहा हूं, मैं इक्वल प्रोविजन बनाऊंगा। तो आई एम राइटिंग ओवर हियर बाय पीएल, that is the provision what I am making for this year, that is also 40,000। ये जो 40,000 होगा ये यहां पर आ जाएगा, हम लोग लिखेंगे प्रोपोज डिविडेंड, एंड द अमाउंट विल बी 40,000। और ये जो 40,000 होगा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाएगा। ये भी हम लोग थोड़ा बाद में सीखेंगे। अभी आता है हम लोग का चौथा आइटम, जो है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। यहां पर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एडजस्टमेंट है। देखिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का जो चीज है उसका ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, क्लोजिंग बैलेंस है 1,05,000, और एक इंफॉर्मेशन दिया गया है कि the amount you have paid as tax for that year is 1,16,000। ये तीन तो इंफॉर्मेशन मेरे पास है। सो हाउ आई एम गोइंग टू प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन, लेट्स सी। तो हम लोग यहां पर बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। तो हम लोग यहां पर ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, बाय बैलेंस बीडी इट विल बी 1 लाख, और हम लोग का यहां पर एक बैलेंस कैरेट डाउन भी होगा, कितना, 1,05,000। और साल में मैं कितना रुपए का टैक्स पे किया हूं, टू बैंक, दैट इज अ टैक्स पेड। दिस इंफॉर्मेशन इज कमिंग टू एज 1,16,000। तो बाकी जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आ जाएगा माई बाई पीएल में, दैट इज अ प्रोविजन मेड फॉर द ईयर। सो दिस इज अ टैक्स प्रोविजन मेड फॉर द ईयर, दिस इज अ टैक्स प्रोविजन मेड फॉर द ईयर। इसका बैलेंस कितना होगा, बैलेंस फिगर, इसका बैलेंस फिगर आ रहा है 1,21,000 रुपया। दिस इज नथिंग बट द बैलेंसिंग फिगर। ये 1,21,000 रुपया, दिस 1,21,000 रुपीज विल बी कमिंग इन द ऑपरेशंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और ये जो 1,16,000 है ये बाद में कैश फ्लो ऑपरेशन से माइनस हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे किया जाता है इसको। सो आई विल ऐड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, द अमाउंट which is coming in the by PL part, that is 1,21,000, that will come in this portion। ओके, अब इसको हम लोग जोड़ेंगे, ये टोटल तीनों खर्चा को हम लोग, चारों खर्चा को हम लोग जोड़ेंगे, किसके साथ, ये 38,000 के साथ। क्या मिलेगा, 2,39,000। अब इसके साथ क्या क्या ऐड होगा, इसके साथ ऐड होगा नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, और अगर इनकम रहा तो वो माइनस कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद। आफ्टर एडजस्टिंग द 4 आइटम्स आई गेट द वैल्यू एज 2,39,000। अब इसके साथ हम लोग क्या क्या जोड़ेंगे,
इसके साथ हम लोग जोड़ेंगे नॉन कैश एक्सपेंडिचर एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। अगर नॉन कैश इनकम या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो तो हम लोग उसको माइनस करेंगे। बिफोर गोइंग टू नॉन कैश एक्सपेंडिचर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर हम लोग प्लांट एंड इक्विपमेंट्स अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि वहाँ से मुझे एक चीज़ पता चलेगा कि मेरा जो प्लांट एंड इक्विपमेंट मैंने बेचा है उसमें से मेरा प्रॉफिट क्या है कि लॉस किया है। तो इसलिए हम लोग बना लेते हैं प्लांट एंड इक्विपमेंट्स का एक छोटा सा लेजर। तो चलिए बना लेते हैं प्लांट एंड इक्विपमेंट का एक छोटा सा लेजर अकाउंट। प्लांट एंड इक्विपमेंट। अब इसका ओपनिंग बैलेंस कितना दिया गया है? टू बैलेंस बीडी 8,98,000 और इसका क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया गया है? इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया गया है बाय बैलेंस कैरेट डाउन 10,92,000। और क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है? इंफॉर्मेशन में दिया गया है कि साल भर में मेरा टोटल डेप्रिसिएशन जो चार्ज हुआ है वो है 76,000। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर बाय डेप्रिसिएशन 76,000। अभी एक इंफॉर्मेशन दिया गया है एडजस्टमेंट में कि मैंने 32,000 रुपीज में मैंने एक प्लांट एंड इक्विपमेंट को बेचा है जिसका रिटन डाउन वैल्यू है 20,000। सो द रिटन डाउन वैल्यू इज 20,000 बट आई हैव सोल्ड इट एट 32,000 रुपीज। तो मैंने प्रॉफिट बनाया है। तो पहले लिख लेते हैं जो सेल प्राइस होता है उसको हम लोग यहां पर रिकॉर्ड करते हैं एज बाय बैंक। कितना पैसा में बेचा है? 32,000 रुपीज में बेचा है और जिसका भाव कितना था? 20,000। तो मैंने प्रॉफिट कितना बनाया? प्रॉफिट बनाया 12,000। तो ये जो 12,000 होगा उसको हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितना? 12,000। अब देखिए ये एंट्री करने के बाद भी देयर इज अ डिस्पैरिटी इन द बोथ साइड्स। देखिए मेरा जो क्रेडिट साइड है विच इज मच मोर हेवियर दैन माई डेबिट साइड। मेरा डेबिट साइड का बैलेंस कम है दैन माई क्रेडिट साइड। इसका मतलब इस साइड का जो बैलेंस होगा, बैलेंसिंग फिगर होगा, उसको हम लोग टू बैंक से रिकॉर्ड करेंगे। दिस विल बी माई बैलेंसिंग फिगर। ये और कुछ नहीं, इट इज अ फर्दर परचेज ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 2,90,000। अब बोथ साइड्स मैच हो जाता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कौन सा एंट्री कहां पर जाएगा। ये जो डेप्रिसिएशन वाला एंट्री है वो कहां पर जाता है? अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट दिस गोज टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी जितना भी बैंक रिलेटेड एंट्रीज होगा लाइक टू बैंक, बाई बैंक, ये सब चले जाएगा इधर फिनेंसिंग एक्टिविटीज में और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में। जैसे कि ये बाई बैंक 32,000 मैंने क्या बेचा? मैंने एक प्लांट एंड मशीनरी बेचा। कितना पैसा आया? 32,000 आया। ये कहां पर जाएगा? ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएगा। तो ये चले जाता है मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। यहां पर देखिए मैंने और एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा है 2,90,000 से। इसके लिए मेरा पैसा निकल गया है। तो ये कहां पर जाएगा? ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाकर ये ऐड होगा, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाकर माइनस हो जाएगा। अभी हम लोग का जो नेक्स्ट चीज है, यहां पर देखिए एक प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। ये कहां पर जाएगा? ये जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ये चले जाएगा मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। अब देखते हर एक ट्रांजैक्शंस को मैं जब फॉर्मेट में बैठाऊंगा मुझे कैसे दिखेगा चीज को। तो पिछले बार हम लोग 2,39,000 तक किए थे। अब इसके साथ हम लोग सब नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग चीज एडजस्ट करेंगे।
तो पहला जो चीज आएगा वो आएगा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो हम लोग ने अभी देखा है। तो हम लोग यहां पर कर लेते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। क्या आएगा यहां पर? पहला बात माइनस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितना? 12,000। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे सम में एक डिप्रिसिएशन है, कितना पैसा का? 76,000 का। ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर, वी विल एड इट बैक। सो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना रुपए का? 76,000। अभी डेप्रिसिएशन के बाद अगर देखेंगे तो देखना सम में एक एडजस्टमेंट में बोला गया है कि हम लोग ने लोन का इंटरेस्ट पे किया है और उसमें से हम लोग का पैसा गया है। तो ये जो लोन का पैसा हम लोग ने दिया है ये हम लोग का नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है। ये हम लोग का कोर बिजनेस से इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो इट्स अ नॉन ऑपरेटिंग आइटम, सो वी हैव टू ऐड इट बैक। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना रुपए दिया गया है? 24,000। अब इसको जोड़ देते हैं क्योंकि और कोई एक्सपेंडिचर नहीं दिया गया है। तो ये तीन आइटम आएगा ये टॉपिक के अंदर में। ये तीन आइटम को हम लोग अगर एडजस्ट करेंगे तो क्या आएगा? 88,000। अभी 88,000 को हम लोग 2,39,000 से ऐड करेंगे तो आता है 3,27,000। अब ये 3,27,000 को हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? वो डायल वाला फॉर्मूला जहां पर करंट एसेट्स अगर डिक्रीज होंगे तो उसको ऐड करेंगे, अगर करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होंगे उसको भी ऐड करेंगे। उल्टा चीज, अगर करंट एसेट्स बढ़ता है तो माइनस, और अगर करंट लायबिलिटीज घटता है तो वो माइनस करेंगे। तो ये सम स्पेसिफिक थोड़ा देख लीजिए क्या क्या घटा है और क्या क्या बढ़ा है। तो पहले हम लोग देखेंगे हम लोग का जो ट्रेड पेबल्स है वो 25,000 बढ़ गया है। सो देयर इज अ इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, सो वी हैव टू ऐड इट। वी विल राइट प्लस इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, कितना? 25,000। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट अगर देखा जाए इन्वेंट्री हम लोग का करंट एसेट है और इन्वेंट्री 20,000 बढ़ा है। सो व्हेन देयर इज इंक्रीज इन करंट एसेट्स वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट इट। सो इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, कितना? 20,000। अब लास्ट चीज जो हम लोग के पास है, हम लोग का डेटर भी इंक्रीज किया है। डेटर क्या है? करंट एसेट्स है। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे? करंट एसेट्स बढ़ा है इसलिए हम लोग उसको माइनस करेंगे। सो माइनस करंट एसेट्स, माइनस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। अभी करंट एसेट्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेटर्स। अब कितना डेटर्स बढ़ा है? कितना? 15,000 इज द अमाउंट विच इज इंक्रीज्ड इन डेटर्स। सो वो 15,000 यहां पर माइनस हो जाएगा। तो प्लस माइनस एडजस्टमेंट करने के बाद हमको मिलता क्या है? ये तीनों चीज को एडजस्टमेंट करने के बाद मिलता क्या हमको? -10,000। अब ये चीज को इसके साथ 3,27,000 का एडजस्ट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 3,17,000। ये हम लोग का क्या है? 3,17,000। ये है हम लोग का कैश फ्रॉम ऑपरेशंस।
अभी कैश फ्रॉम ऑपरेशन से हम लोग क्या माइनस करते हैं? हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस करते हैं टैक्स। तो टैक्स मैंने इस साल कितना पेमेंट किया है? इस साल मैंने टैक्स पेमेंट किया है 1,16,000 का। सो 1,16,000 का टैक्स मैंने पेमेंट किया है। तो अगर माइनस करेंगे तो क्या मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब वो कितना है? 3,17,000 माइनस 1,16,000 दैट इज 2,01,000 रुपीज। 2,01,000 रुपीज। सो हम लोग क्या लिखेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज $2,01,000 and that is the part number A of the cash flow statement. इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? इसके बाद हम लोग का आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज विच इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। अभी चलते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इसको हम लोग बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अभी हो गया हम लोग का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अब चले जाते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में। अभी आ जाते हैं हम लोग का सम का दूसरे पढ़ाव पे, जहां पर हम लोग सीखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इसमें क्या क्या आएगा? पहले ही हम लोग ने प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाए थे, वहां पर देखे थे हम लोग ने एक प्लांट बेचा है 32,000 में, जिसका भाव 20,000 था। तो वो पहला यहां पर आ जाएगा। मैंने प्लांट बेचा है, इसका मतलब पैसा आया है, so have to add it over here. So plus proceeds from sale of plant कितना है? 32,000 पैसा आया है, इसलिए I'm adding it. प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में और एक चीज हम लोग देखे हैं कि हम लोग का बैलेंस फिगर आया था, और उसका मतलब हम लोग ने एक प्लांटर और परचेज किए थे। अब उसका वैल्यू कितना था? उसका वैल्यू था 2,90,000। उसको यहां से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ने खरीदा है और खरीदना का मतलब पैसा निकला है, इसलिए इसको हम लोग यहां पर माइनस करेंगे। तो आ जाते हैं, माइनस करते हैं उसको। परचेज ऑफ प्लांट कितना रुपया? 2,90,000। इन्वेस्टिंग का और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, सिर्फ यही दो इंफॉर्मेशन दिया गया है पूरा सम में। तो ये दोनों को टोटल करने से मुझे आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सो 32,000 उस माइनस 2,90,000 इज कमिंग टू 2,58,000 एंड दैट टू इन नेगेटिव। तो हम लोग लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये हो जाता है हमारा पार्ट नंबर बी। अभी आ जाता है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, माय थर्ड पोर्शन। कैश फ्लो फ्रॉम financing activities। यहां पर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में पहले जो चीज हम लोग रिकॉर्ड करेंगे वो है, देखिएगा कि पिछले साल मेरा शेयर का जो वैल्यू था, शेयर कैपिटल का था 4 लाख, इस साल वो है 5 लाख। इसका मतलब वी हैव इशूड शेयर्स, वी हैव इशूड 1 लाख शेयर्स। तो अगर शेयर हम लोग इशू करते हैं तो हम लोग के पास पैसा आता है, तो हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे यहां पर, राइटिंग प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स। कितना अमाउंट आएगा? 1 लाख रुपए। अभी दूसरा चीज, नोट्स टू अकाउंट्स में देखना सिक्योरिटीज प्रीमियम है, और सिक्योरिटीज में पिछले साल जो है करंट ईयर में 10,000 और बढ़ा है। इसके मतलब आई हैव इशूड दिस शेयर्स ऑफ 1 लाख रुपीज
एट अ सिक्योरिटीज प्रीमियम ऑफ 10,000। जो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा उसको भी हम लोग को फाइनेंस एक्टिविटीज में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे ट्रांसफर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना 10,000। नेक्स्ट, अगर सम का क्वेश्चन पड़े तो देखिए ना कि बैंक लोन पिछले साल था 2,10,000, इस साल वो है 2,40,000। दैट मीन्स आई हैव एनहांस्ड माई बैंक लोन, मैंने बैंक लोन का अमाउंट बढ़ाया है। तो यहां पर वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक लोन लिया है और जिसमें मेरे पास पैसा है उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो आई विल राइट प्रोसीड्स फ्रॉम बैंक लोन 30,000। अभी कुछ चीजों का डबल एंट्री यहां पर बैठना शुरू होगा। पहला चीज आप लोग को याद रहेगा, जब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज किए थे तब हम लोग ने किया था डिविडेंड प्रपोज्ड या फिर प्रपोज डिविडेंड 40,000 हम लोग ऐड किए थे। और प्रपोज डिविडेंड अकाउंट में हम लोग दिखाए थे कि प्रपोज डिविडेंड का जो बाय पीएल पोर्शन है 40,000 है और जो टू बैंक पोर्शन है प्रपोज डिविडेंड लेजर में, प्रपोज जो टू बैंक पोर्शन है वो डिविडेंड पेड, वो जो डिविडेंड पेड होता है फाइनल डिविडेंड पेड, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आकर जब माइनस हो जाएगा तो जो 40,000 डिविडेंड मैंने पे किया है वो यहां पर रिकॉर्ड होगा। तो हम लोग लिखेंगे माइनस डिविडेंड पेड 40,000। अभी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में और एक चीज है जो यहां पर एडजस्ट करना पड़ेगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 24,000 विच वी हैव एडेड इन द नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। वो चीज यहां पर फाइनेंसिंग में आकर माइनस हो जाएगा बिकॉज इट इज इंटरेस्ट ऑन द लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो माइनस इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 24,000 रुपीज माइनस। और कोई आइटम नहीं है फाइनेंसिंग में तो ये 5 आइटम को हम लोग ऐड और माइनस करके देखेंगे कितना आ रहा है। सो 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 30,000 माइनस 40,000 प्लस माइनस 24,000 कितना आ रहा है 76,000 आ रहा है। ये हो जा रहा है हम लोग का कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये आ जा रहा है हमको पार्ट सी। अभी ए पार्ट है मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बी पार्ट है मेरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और सी पार्ट है मेरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और मुझे 3 पार्ट में सबका आंसर मिल गया है। तो मेरा नेक्स्ट पार्ट क्या होगा, नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। सो लिख लेते हैं नेट कैश generated during the year। यहां पर A प्लस B प्लस C ये तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग क्या क्या लेंगे, फाइनेंसिंग का 76,000 दैट इज पार्ट सी, इन्वेस्टिंग का 2,58,000 जो है पार्ट बी और ऑपरेटिंग का 2,01,000 जो है पार्ट ए। सो 76,000 माइनस 2,58,000 प्लस 2,01,000 सो इट इज कमिंग डाउन टू 19,000। अब इसके साथ क्या जोड़ेंगे हम लोग, इसके साथ जोड़ेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सो इसके साथ हम लोग जोड़ रहे हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
कितना आ रहा है, वो कितना दिया गया है, सो थोड़ा देख लीजिए सामने ओपनिंग कैश कितना दिया गया है या फिर कैश बैलेंस इन ईयर का बिगिनिंग में कितना दिया गया है। इट्स 35,000, राइट। सो 35,000, so 35,000 plus 19,000 is coming down to 54,000, which is nothing but, थोड़ा टैली करवा लीजिए, it is a closing cash and cash equivalent. तो हम लोग के पास क्या क्या है, एक ही सम में एक ही फॉर्मेट में 3 तो पार्ट है। द फर्स्ट पार्ट इज कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज विच इज 2,01,000। द सेकेंड पार्ट इज कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज विच इज 2,58,000 नेगेटिव, इसका मतलब पैसा इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर जनरेशन नहीं, यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। और लास्टली कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज विच इज 76,000। तो यहां पर ये तीनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा नेट कैश जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। इसके साथ अगर ओपनिंग कैश को हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग को मिलेगा क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग कैश बैलेंस दोनों ही आपको सम मिल जाएगा, दोनों को आप लोग टैली करवा लेंगे, इसका मतलब सम इज करेक्ट। तो यहां पर हम लोग का ये सम खत्म होता है। हेलो स्टूडेंट्स, so we are today done with the cash flow statement. We have learned the format and the question and answer. आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मेट को ठीक तरीके से आपको दिमाग में घुसाना पड़ेगा और ये फॉर्मेट का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस को अच्छी तरह से सीखना पड़ेगा। हर एक आइटम क्यों आ रहे, क्यों हम लोग उसका ऐड कर रहे, क्यों हम लोग उसको माइनस कर रहे, हर एक चीज ये वीडियो में मैंने समझाया है। और सम्स करते रहिए, प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए और सम्स प्रैक्टिस करना चाहिए और वो करते रहिए। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।